हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू डीपीएससी क्लासेस। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 9th का एक पेपर करवाने वाला हूं मैथ का। ठीक है, ये पेपर मैथ का है, क्लास 9th का है और ये सबके लिए वैलिड है, चाहे वो सीबीएसई वाला बच्चा हो या वो एचबीएससी वाला बच्चा हो, दोनों के लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस वीडियो में मैं सारे आपको एमसीक्यू क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, जिसमें असर्शन और रीजन वाले क्वेश्चन भी होंगे। ठीक है, असर्शन और रीजन वाले क्वेश्चन भी होंगे और सारे एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आपको जो आने वाली जो नोटिफिकेशन है, यानी कि इसके अगला जो पार्ट होगा, अगला पार्ट जो होगा वो जल्दी से जल्दी टाइम टू टाइम मिल जाए। उसके लिए आप चैनल को क्या कर लें, सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक जरूर करें अगर आपको नॉलेजेबल लगे तो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्या कह रहा है क्वेश्चन? g इक्वल टू दिस, टी की पावर 2/3 प्लस 4 इंटू टी की पावर -1/2। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ g वैन t इक्वल टू 64? देखो, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, कैसे करना होता है ध्यान से समझना। क्वेश्चन को करने की एक ट्रिक है इसमें। टी की पावर क्या है, 2/3 है, प्लस 4 की पावर क्या है, 4 इंटू टी की पावर क्या है, -1/2। पहले तो जिसकी पावर माइनस में है ना, उसको सही करने के लिए उसको डिवाइड में लिख देते हैं। ठीक है ना, पावर माइनस में होती है तो बेस डिवाइड में आ जाता है। तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, 4 में टी की पावर 1/2। अब हमें टी की वैल्यू कितनी रखनी है, देखो 64 रखनी है, तो 64 रखते हैं। चलो ठीक है, यहाँ पर 64 रख दिया। अब 64 रखने के बाद क्या करना होता है, देखो आपको ये देखना होता है कि इसकी पावर कितनी है। इसकी पावर आपको दिख रही है 2/3, तो ये देखना है कि 64 जो है किसकी पावर 3 होगा, यानी कि 64 किसी वैल्यू की पावर 3 होगा। वो वैल्यू क्या है? तो वो वैल्यू है आपके पास 4। 4 का क्यूब करते हैं तो क्या आता है, 64 होता है। तो यहाँ तो लिखेंगे हम 4 का क्यूब और उसकी पावर 2/3 एज इट इज रहने देंगे, प्लस 4 में, अब यहाँ पर 1/2 है ना, तो नीचे देखना है 2 है। यहाँ नीचे क्या था, 3 था, इसलिए हमने पावर देखी थी 3। अब यहाँ है 2। अभी देखेंगे कि 64 किसकी पावर 2 होता है, यानी कि 8 की पावर 2 होता है 64। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 8 का स्क्वायर, यानी कि जो बेस में डिनोमीटर में पावर होगी उसको देखना होता है कि डिनोमीटर में क्या दे रखा है। ठीक है, अब देखो इसमें होगा क्या कि इस 3 से ये 3 कट जाएगा और इस 2 से ये 2 कट जाएगा, तो बचेगा क्या, 4 का स्क्वायर प्लस 4/8 की पावर 1। तो ये तो कैंसिल हो जाएगा 2 बार में, और ये हो जाएगा 16 प्लस 1/2, और इसका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 32 प्लस का 1/2। तो ये हो जाएगा 33/2। इस तरीके से ये आपका आंसर हो जाएगा, सिंपल। तो 33/2 कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, बी। ठीक है, इसमें बी ऑप्शन ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। x इक्वल टू 2 दे रखा है, x इक्वल टू 5 दे रखा है और y इक्वल टू -2 दे रखा है। इज द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू -2 रखने पर इसमें से कौन सी वैल्यू सही है। तो देखो कुछ नहीं करना, जो भी इक्वेशन है, जैसे पहली इक्वेशन मान चलो 2x - y इक्वल टू 2 है, 12 है, तो x की जगह पर हम 5 रख देते हैं। तो x की जगह पर 5 रख दिया, चलो, और y की जगह पर -2 रख दो। ठीक है, और चेक करो कि आंसर कितना आएगा। तो ये आ गया आपका 12। तो इसका मतलब यहाँ पर भी कितना आ रहा था, 12 आ रहा था, और ये भी आंसर भी कितना आ गया, 12 आ गया। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए ही आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ए इक्वेशन में वैल्यू को रखने पर वो सेटिस्फाई कर रही है इक्वेशन को। ठीक है, इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। ठीक है ना, डायरेक्टली। सेकंड देखते हैं, थर्ड, द साइन ऑफ एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट। एब्सिसा क्या होता है, एक्स एक्सिस, ऑर्डिनेट क्या होता है, वाई एक्सिस। तो क्वेश्चन कह रहा है कि साइन ऑफ एब्सिसा यानी कि एक्स एक्सिस का साइन क्या होगा और वाई एक्सिस का साइन क्या होगा, कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में। अब देखो पहले तो आप ग्राफ को समझो, ये पॉजिटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है, ये नेगेटिव होता है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, और ये एक्स एक्सिस होता है और ये वाई एक्सिस होता है, ये एक्स एक्सिस होता है और ये वाई एक्सिस होता है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एब्सिसा और ऑर्डिनेट, और जब भी हम पॉइंट दिखाते हैं तो एक्स और वाई करके दिखाते हैं, ऐसे एक्स को पहले और वाई को बाद में। ठीक है, तो देखो सेकंड क्वाड्रेंट में बोल रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट यहाँ होगी। एक्स की वैल्यू क्या है यहाँ पर, देखो एक्स की वैल्यू यहाँ पर क्या है, नेगेटिव में है, क्योंकि ये नेगेटिव साइन आ रहा है ना।
तो सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स की वैल्यू तो नेगेटिव आ गई और वाई की वैल्यू यहाँ से देखी जाएगी, ठीक है, तो वो पॉजिटिव आएगी। तो एक्स की वैल्यू तो नेगेटिव आ गई और वाई की वैल्यू पॉजिटिव आ गई। तो कौन सा हो सकता है बताओ? एक्स की वैल्यू नेगेटिव और वाई की वैल्यू पॉजिटिव, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ। टू ड्रॉ अ हिस्टोग्राम, एक हिस्टोग्राम बनाते समय टू रिप्रेजेंट द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, और क्लास इंटरवल दे रखा है 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 25 और 25 से 35, 35 सॉरी 25 से 45, 45 से 75, और फ्रीक्वेंसी दे रखी है 6, 12, 10, 8 और 15। तो क्वेश्चन कह रहा है एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी बताओ इस इंटरवल की। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। पहले तो आपको एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है फ्रीक्वेंसी अपॉन में हाइट इंटू में 5। फ्रीक्वेंसी का मतलब है जिसकी फ्रीक्वेंसी निकाल रहे हो उसकी फ्रीक्वेंसी देखो 25 से 45 की 8 है। हाइट, इन दोनों के बीच में गैप कितना है, गैप जो होता है उसी को हाइट कहते हैं, यानी कि 20, और इंटू में 5। 5 इसलिए लिया कि जब हम हिस्टोग्राम बना रहे होंगे ना तो हम 5-5 का गैप ले रहे होंगे, यानी कि 5, 10, 15 ऐसे। अगर हम यहाँ पर डिस्टेंस जो है 10-10 का लेंगे तो यहाँ पर 5 की जगह 10 ले लेंगे, ठीक है ना। अब ये कैंसिल कर देते हैं 4 बार में, और ये 4 से ये 2, 2 बार में, तो आंसर कितना आ गया आपका? 2 आ गया। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं द लीनियर इक्वेशन 3x - 5y = 15 हैज, क्या हो सकता है? तो देखिए यहाँ पर क्या है कि किसी भी लीनियर इक्वेशन के जो सॉल्यूशन होते हैं वो इनफाइनाइट हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? इनफाइनाइट। एक्स की वैल्यू कुछ भी रखो, 0 रखोगे तो वाई की कोई ना कोई वैल्यू आएगी, फिर 1 रखो फिर कोई ना कोई वैल्यू आएगी, 2 रखो कोई ना कोई वैल्यू आएगी। तो यानी कि हर वैल्यू एक्स की हर वैल्यू पर वाई की कोई ना कोई यूनिक वैल्यू आती जाएगी, तो ये इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन बन जाएंगे, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 6, यूक्लिड पोस्टुलेट 1 क्या है? तो भाई यूक्लिड पोस्टुलेट 1 क्या कहता है? यूक्लिड पोस्टुलेट 1 ये कहता है अ स्ट्रेट लाइन मे बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट, ठीक है। यही वाला जो ऑप्शन है आपका वो पोस्टुलेट 1 का है कि कोई लाइन अगर एक पॉइंट से गुजरती है, मतलब ड्रॉ करती है फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट, ये आपका इसमें ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अगला 7th, एल एंड एम पैरेलल हैं, ये दोनों पैरेलल लाइन है, देन एक्स क्या होगा? तो अगर देखो पैरेलल लाइन होती है तो हम जानते हैं कि पैरेलल लाइन पे आप बना सकते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, एक्सटीरियर एंगल, ठीक है, ये सारे एंगल बना सकते हैं। यहाँ पर आपको क्वेश्चन में दे रखा है 65 है ये, तो ये भी क्या हो जाएगा? 65 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? बहुत सिंपल सा तरीका है। अब यहाँ पर ये ड्रॉ कर रखा है और ये 40 दे रखा है, ये ट्राइंगल बन गया, ठीक है। और ये हो गया उसका एक्सटर्नल पॉइंट जो कि एक्स मान रखा है, एक्सटर्नल एंगल। तो एक्सटर्नल एंगल जो होता है वो सम होता है टू इंटीरियर एंगल के, सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल, ठीक है। तो इसका मतलब एक्स की जो वैल्यू है वो 65 और 40 के बराबर हो जाएगी, यानी कि 105 हो जाएगी। और सम ऑफ इंटीरियर एंगल कौन से होने चाहिए? जो उससे अपोजिट हो, है ना, अपोजिट होने चाहिए, ध्यान रखना। तो ऑप्शन हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 105 डिग्री, ठीक है। अगला देखते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन चल रहे हैं, आपको समझ में आ रहे होंगे, ठीक है। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा तो एक बार लाइक ज़रूर करें, ठीक है, अगर आपको वीडियो समझ में आ रही है तो। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि अगली वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिल जाए, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8, द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल पी क्यू आर एस इंटरसेक्ट एट ओ। एक रेक्टेंगल है, ठीक है, रेक्टेंगल बनाते थे पहले, ये एक पी क्यू आर एस रेक्टेंगल है, इसकी जो डायगोनल है वो कहाँ से पास हो रही है? ओ से, ठीक है। आर ओ क्यू 60 डिग्री का दे रखा है, तो आर ओ क्यू कहाँ है? आर ओ क्यू मतलब एक लाइन यहाँ से भी ड्रॉ होगी, तो ये एंगल हो गया आर ओ क्यू 60 डिग्री का, ठीक है। ओ एस पी बताना है, ओ एस पी मतलब ये वाला एंगल आपको फाइंड करना है, ठीक है।
तो देखो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है कि हर एंगल 90 डिग्री का होता है, ये तो पता ही है हमें क्योंकि रेक्टेंगल दे रखा है। ठीक है, हर एंगल 90 डिग्री का होता है। अगर ये वाला एंगल पता चल जाए तो हम बता सकते हैं कि ये एक्स क्या होगा। तो देखो यहाँ पर ये 60 डिग्री का है, टोटल कितने का होता है 180 का। तो ये वाला कितने का हो गया, ये वाला हो गया 60, 180 में से 60 माइनस हो जाएगा यानी कि 120 डिग्री का। ठीक है, मतलब बीच वाला एंगल हो गया आपका 120 डिग्री का। और ये वाली लाइन और ये वाली लाइन क्या है, इक्वल है। तो टोटल एंगल मिलकर 180 के होते हैं। और देखो जब ये लाइन इक्वल है तो इसके सामने एंगल कौन सा है, ये वाला। इसके सामने एंगल कौन सा है, ये वाला। दोनों की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। तो हम दोनों की वैल्यू को मान लेते हैं वाई वाई। अब 120 और y को जोड़कर 180 होगा। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा 2y इक्वल टू में ये उधर जाके 60 हो जाएगा, ये कट जाएगा 30। तो y की वैल्यू आ गई 30। तो इसका मतलब ये y जो है वो 30 डिग्री का है। और ये टोटल कितने का था, 90 का। तो 90 में से 30 गए तो कितने बचेंगे, 60। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 60, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आ गया। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ इसमें ट्रिक नहीं है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि द फैक्टर ऑफ दिस इक्वेशन, फैक्टर बताने। तो बहुत ही सिंपल सा है, फैक्टर बताने के लिए आपको क्या करना है, इसे मल्टीपल में लाना है। जैसे कि ऑप्शन आपको दे रखे हैं, कुछ नहीं करना है, पहले इन दोनों में से कॉमन देखो। इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, एक्स स्क्वायर। यहाँ क्या बचेगा, फिर एक्स बचेगा क्योंकि स्क्वायर कॉमन आ गया, क्यूब था, एक्स बचेगा, माइनस स्क्वायर कॉमन आ गया, वाई बचेगा। इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, माइनस और वाई, वाई का स्क्वायर। तो माइनस कॉमन आ गया तो यहाँ क्या बचा, एक्स बचा। और अब देखो इस प्लस के अंदर दो माइनस होते हैं। ठीक है, एक माइनस आ गया तो क्या बचेगा, एक माइनस बचेगा। और वाई क्यूब में से वाई स्क्वायर गया तो वाई बचेगा। तो ये हो गया आपके पास एक्स माइनस वाई और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब ऐसा कोई ऑप्शन है आपके पास, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। अभी इसको और सॉल्व करते हैं फिर। एक्स माइनस वाई, अब देखो यहाँ लग रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि होता है ए प्लस बी, ए माइनस बी। ठीक है, तो ये हो गया ए प्लस बी और ए माइनस बी। एक्स एक्स माइनस वाई और एक्स माइनस वाई क्या हो गया, होल स्क्वायर। और ये एक्स प्लस वाई। तो देखो ऐसा कोई ऑप्शन है, ये रहा ऑप्शन नंबर सी, एक्स माइनस वाई का स्क्वायर और मल्टीप्लाई में एक्स प्लस वाई। ठीक है, इस तरीके से ये 9th क्वेश्चन भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10th। क्वेश्चन कह रहा है द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन दिस इज अ लाइन। ये एक लाइन है, सिंपल सी बात है, लीनियर इक्वेशन है। विच मीट द एक्स एक्सिस एट द पॉइंट, एक्स एक्सिस को मीट कर रही है। तो देखो अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस को मीट करती है तो उस पर एक्स की कोई ना कोई वैल्यू होगी और वाई क्या होगा, ज़ीरो होगा। तो इसका मतलब क्या है कि देखो ये वाला ऑप्शन तो आपका गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पर क्या है, वाई की वैल्यू ज़ीरो नहीं है, ये भी गलत हो गया। अब इन दोनों में से कोई एक सही है, कैसे पता चलेगा, जैसे कि 2x+3y इक्वल टू 6 है ना। तो पहले ये वाला क्वेश्चन रख के देखो, मतलब ये वाला ऑप्शन रख के देखो, x की जगह 2 और y की जगह 0। तो x की जगह 2 रखोगे आप और y की जगह 0 रखोगे तो ये हो जाएगा 4+0 यानी कि 4। तो ये 6 के बराबर नहीं आया, तो इसका मतलब ये ऑप्शन गलत है। अब आप 2x+3y में ये वाला पॉइंट रखोगे, x की जगह 3 और y की जगह 0, तो ये हो जाएगा 6। तो इसका मतलब ये ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो ना आप कि एमसीक्यू क्वेश्चन को करने का एक तरीका होता है, मैं उसी तरीका को क्या कर रहा हूँ, फॉलो कर रहा हूँ। आपको इन क्वेश्चनों को सॉल्व करके नहीं देखना, आपको जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं इन 4 ऑप्शन को चेक करना है कि इन चारों में से कौन सा आंसर आपका सही होना चाहिए। क्योंकि देखो आपको आंसर नहीं निकालना, आपको बस ये चेक करना है कि इनमें से कौन सा सही है। आपको पता है कि इनमें से कोई ना कोई सही है, 3 गलत हैं, एक सही है। तो चेक करना है कि कौन सा आपका सही है। ठीक है, तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, थोड़ा थोड़ा दिमाग आपको यूज़ करना है इसमें। इन द एडजॉइंट फिगर ए बी इक्वल टू ए सी, ए बी और ए सी दे रखा है बराबर। ए डी एक मीडियन है, मीडियन का मतलब क्या होता है, जो किसी भी लाइन को क्या कर रही है, दो भागों में डिवाइड कर रही है, यानी कि बी डी और डी सी भी क्या है, बराबर है। अब देखो ए बी ए सी के बराबर है, बी डी डी सी के बराबर है। ठीक है,
और क्वेश्चन कह रहा है कि देन ए डी सी इज इक्वल टू, ए डी सी कहाँ पर है, ए डी और सी ये वाला, इसकी वैल्यू बतानी है आपको, ठीक है, ए डी सी की वैल्यू बतानी है। तो देखो अगर आप इस दोनों ट्राइंगलों को क्या कर दो, कॉन्ग्रुएंट कर दो, तो ए डी सी और ए बी सी मतलब ये वाला दोनों हिस्से क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। बराबर होने के बाद ये दोनों मिलकर 180 के होते हैं, तो 90-90 हो जाएंगे, है ना। तो सिंपल सी बात है कि ये कॉन्ग्रुएंट हो ही जाएगा, दो चीज़ तो बराबर हो ही गई है, और तीसरी चीज़ क्या है, एडी, एडी दोनों में क्या है, कॉमन है, तो ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। कॉन्ग्रुएंट होने के बाद इसकी सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी, यानी कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स बराबर हो जाएंगी। तो सिंपल सी बात है कि ये और ये बराबर हो जाएंगे, तो ये कितने कितने के हो जाएंगे, 90-90 के, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 90 डिग्री, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है। 11th 12th देखते हैं आप। द लेंथ ऑफ डायगनल ऑफ अ रोम्बस, रोम्बस दे रखा है, रोम्बस की जो डायगनल होती हैं वो कुछ ऐसे होती हैं, ठीक है, ऐसे होती हैं, ये रोम्बस है। एक डायगनल दे रखी है कितने सेंटीमीटर की, 16, और एक दे रखी है कितने की, 12। ये पूरी यहाँ से लेकर ए से लेकर ए बी सी डी, तो ए सी दे रखी है आपको कितना, 16, और बी डी दे रखी है आपको कितना, 12। तो देखो ये दोनों बाइसेक्ट करती हैं एक दूसरे को, तो ये ऊपर वाली कितने की हो जाएगी, 6 हो जाएगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक की, ओ से लेकर बी तक की, और ओ से ए तक की हो जाएगी आपकी 8। तो लेंथ ऑफ साइड, लेंथ ऑफ ईच साइड, तो इसकी देखो अब ये हमारे पास एक ट्राइंगल बन गया, कैसा, 90 डिग्री। हम जानते हैं कि डायगनल जो है इसकी 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करती हैं, तो ये 6, ये 8। अब हमें क्या निकालना है, साइड निकालनी है, साइड क्या है, ए बी। तो पाइथागोरस का रूल लगा देंगे, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एच स्क्वायर इक्वल टू पी क्या है आपके पास, 8 का स्क्वायर, और ये 6 का स्क्वायर, ए बी, एच का मतलब ए बी, 64 प्लस 36, ठीक है। तो ए बी हो जाएगा आपके पास √100, तो हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से ये आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा, सिंपल। तो यानी कि साइड कितनी होगी आपके पास, 10 सेंटीमीटर, ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 10 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 13 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है वैल्यू ऑफ एक्स निकालो। तो देखो कन्फ्यूज़न वाला क्वेश्चन है, आपको डायरेक्टली नहीं समझ में आएगा, ठीक है। अगर आपने एक चीज़ पढ़ रखी थी ना, कि अगर किसी भी दो पॉइंट से सेंटर पे जो एंगल बनता है और बाहर जो एंगल बनता है, तो सेंटर वाला डबल होता है और ये बाहर वाला हाफ होता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर भी 110 का बन रहा है, तो इसको समझने की कोशिश करना, इसको मैं बना के ही समझाता हूँ। जैसे कि ये आपका नीचे कितने डिग्री का था, 110 डिग्री का, तो ये बता सकते हो कितने का होगा, ये हो जाएगा 55 डिग्री का, ठीक है। तो इसका मतलब ये वाला जो पॉइंट है, देखो ध्यान से देखना, ये लाइन, ठीक है, ये लाइन, ये बन गया कि नहीं बन गया, तो ये कितने का आ गया, 55 डिग्री का आ गया, ठीक है। अब थोड़ा सा दूसरी तरफ देखना, अब इस वाले को देखो, इस वाले को, सेंटर पे भी एंगल बन रहा है और बाहर भी बन रहा है, बट सेंटर पे कितने डिग्री का हो जाएगा, ये 180 डिग्री का, तो ऊपर कितने का हो जाएगा, 90 डिग्री का। तो देखो टोटल 90 है और इतना 55 था, तो बचा कितना ये, तो ये कैसे निकलेगा हमारा, ये निकलेगा हमारा 90 में से 55 को माइनस कर कर, तो 90 में से 55 को माइनस करा तो कितना आ जाएगा, 35। तो ऑप्शन कितना हो जाएगा आपका, बी, 35 डिग्री, ठीक है। समझ में आ रहा है। तो दो तरीके से ध्यान रखना है इसको, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 14। प्रोडक्ट निकालना है आपको, इसका मल्टीपल करना है, तो ये क्या है, क्यूब, क्यूब रूट है, तो क्यूब रूट को क्या लिखते हैं, इस तरीके से लिखते हैं, और ये है फोर्थ पावर रूट, तो इसको इस तरीके से लिखते हैं 1/4 करके, और ये पावर 1/12, 32 की पावर 1/12। तो देखो सबको ना एक सेम बेस में रखो, यहाँ पर बेस क्या है, अलग है थोड़ा सा, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 5 लिख सकते हैं, उसकी पावर 1/12 भी लिख सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से सेम बेस कर देंगे सबका,
तो ये हो जाएगा 2^5/12। अब जब बेस सेम होता है तो पावर प्लस हो जाती है, 1/3, 1/4, 5/12 इस तरीके से। तो ये हो जाएगा 2 की पावर, एलसीएम ले लेंगे 12, तो ये हो जाएगा 4, 3 और 5। तो ये हो जाएगा 2 की पावर 4, 5, 9 और 9 और 3 12, 12 अपन में 12 यानी कि 1, तो 2 की पावर 1 आ गया। तो ये हो गया आपका आंसर 2 की पावर 1, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट आ जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, द डिस्टेंस बिटवीन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x इक्वल टू -3 एंड x इक्वल टू 2। तो देखो ग्राफ में डिस्टेंस बताना है, x की वैल्यू -3 कहाँ पर होगी, यहाँ पर होगी कहीं ना कहीं, है ना, और x की वैल्यू 2 कहाँ पर होगी, यहाँ पर होगी। तो दोनों में डिस्टेंस कितना है, देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक 0 होता है ना, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 3 का डिस्टेंस है, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 का डिस्टेंस है, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया आपके पास, टोटल डिस्टेंस हो गया 5 यूनिट का। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 5 यूनिट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि ट्राइंगल ABC और DEF हैं, दो ट्राइंगल हैं आपके पास, बनाते हैं ABC और दूसरा है DEF। तो B जो है E के बराबर है, B जो है E के बराबर है, ठीक है, C F के बराबर है, C F के बराबर है। तो इन ऑर्डर टू ABC कॉन्ग्रुएंट टू DEF वी मस्ट हैव। तो देखो क्वेश्चन कह रहा है कि इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट करना है, हमें इन दोनों को क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट करना है। तो दो ट्राइंगल, दो एंगल तो बराबर दे दिया आपको, यानी कि A और A दे दिया। ठीक है, अब तीसरा एंगल तो आप बराबर नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि ए ए ए ऐसी कोई कॉन्ग्रुएंसी नहीं होती। अब दो साइड, दो एंगल बराबर दे दिए हैं, तो या तो आपके पास क्या होनी चाहिए, एक साइड होनी चाहिए। अब साइड कौन सी हो, साइड वही होनी चाहिए जो इन दो एंगल के क्या होनी चाहिए, बीच में होनी चाहिए। तो नॉर्मली देखा जाए तो इन दोनों एंगल के बीच में आ रही है BC और यहाँ पर EF। तो BC को EF के बराबर करना पड़ेगा, तब जाकर आप क्या बोलोगे कि ये कॉन्ग्रुएंट हो गया ASA से। तो ऑप्शन क्या है, BC इक्वल टू EF। तो BC इक्वल टू EF, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है A-B दे रखा है आपको -8 और A भी दे रखा है -12, देन A³ -B³। तो देखो A³ का फॉर्मूला जिसमें AB आ रहा हो, उसके लिए आप क्या करोगे, पहले A-B का होल क्यूब निकालोगे। क्या होता है, A³ -B³ -3AB मल्टीप्लाई A-B। ठीक है, तो इस तरीके से ये फॉर्मूला होता है आपका। अब इसमें क्या है कि आपको A³ -B³ निकालना है, तो इसको यहीं रहने दो और इन दोनों को इधर ले आओ। तो ये हो जाएगा A-B का होल क्यूब प्लस, ये इधर आएगा प्लस हो जाएगा 3AB, और ये एज इट इज़ रहेगा A-B। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर है ना इसलिए। तो A³ -B³ ये हो जाएगा। अब यहाँ पर A-B की जगह 8 रखना है, -8, ये हो गया, प्लस 3AB की जगह क्या रखना है, -12, और A-B की जगह फिर से -8। अब इसकी वैल्यू हमें सॉल्व करनी है, A³ -B³ की। तो 8 का क्यूब कितना होता है, 512, और माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तीनों को, तो 12 से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आ जाएगा, 36 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 288 आ जाएगा। अच्छा एक चीज़, यहाँ पर ये माइनस का 8 था तो माइनस का आएगा, तो ये हो जाएगा A³ -B³। अब इन दोनों को माइनस कर देते हैं, तो 512 में से 288 माइनस हो गया तो 224, वो भी माइनस का। ठीक है, तो इस तरीके से इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका माइनस का 224, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। क्यूब का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है बताओ। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब होता है आपके पास 6 इंटू साइड का स्क्वायर, इस तरीके से। तो 6 इंटू साइड कितनी दे रखी है, 20, 20 का स्क्वायर कितना होता है, 400, और 6×4 = 24, यानी कि 2400 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 असर्शन रीजन का। क्या कह रहा है क्वेश्चन? असर्शन कह रहा है कि द साइड ऑफ ट्राइंगल आर दिस 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। इट्स एरिया इज 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया निकालते हैं हम एक बार। अगर हमें किसी भी ट्राइंगल की साइड दे रखी है 3, 4 और 5, सबसे पहले हमें सेमी पेरीमीटर निकालना पड़ता है, ए प्लस बी प्लस सी अपन में 2 करके, ठीक है, यानी कि 3 प्लस 4 प्लस 5 डिवाइड बाई 2। तो ये हो जाएगा 5, 4, 9, 2, 3, 12 यानी कि 6। तो सेमी पेरीमीटर आ गया इसका 6 सेंटीमीटर। अब एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया का फॉर्मूला होता है रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। एस कितना है आपके पास? 6। तो 6 माइनस 3, 6 माइनस 4 और 6 माइनस 5, इस तरीके से। तो सॉल्व करते हैं इसे। 6 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 और मल्टीप्लाई बाय 1, तो कितना आ गया? 6 तिया 18 और 18 दूनी 36। 36 का रूट कितना होता है? 6 सेंटीमीटर। तो इसका एरिया भी क्या आ गया? 6 सेंटीमीटर। यानी कि पहली वाली जो असर्शन है वो करेक्ट है, ठीक है। अब आगे कह रहा है इफ 2s इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, तो होता है ना 2 नीचे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। तो ये तो ठीक है। वेयर ए बी सी आर साइड, बिल्कुल ठीक है। ट्राइंगल और देन द एरिया इज दिस। तो एरिया ये नहीं होता, देखो इसमें क्या है, एक मिसिंग है, एस नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? ये सेकंड वाला क्या है? गलत है। तो हम कह सकते हैं कि ए ट्रू है बट आर जो है आपका इसमें फॉल्स है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में असर्शन कह रहा है कि फॉर ऑल वैल्यू ऑफ के की कुछ भी वैल्यू रखी जाए, चाहे आप 1 0 रखो, 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, कुछ भी वैल्यू रखी जाए, इज अ सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन दिस इक्वल टू 0। तो इसकी जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा? 0 के बराबर आएगा। देखो बहुत ही सिंपल सा है। के क्या है? के है वैल्यू ऑफ वाई। अब इसमें देखो कहीं पर भी वैल्यू ऑफ वाई लिखी है? नहीं। तो अगर के की वैल्यू आप कुछ भी रख दो, 0, 1, 2, 3, 4, 5, उसमें के की वैल्यू जब रखनी ही नहीं है तो आंसर तो आपका क्या आएगा? 0 ही आएगा, यानी कि सेम आएगा। तो इसका मतलब ये आपका ट्रू है कि के की वैल्यू कुछ भी रख दो, आंसर तो के से फर्क पड़ ही नहीं रहा, क्योंकि वाई है ही नहीं, तो वाई की जगह पर के रखा ही नहीं जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये ट्रू रहेगा। The linear equation ax plus b can be expressed as linear equation in two variable is ax plus b plus y plus b। तो ये गलत है। अगर टू वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन होती है तो इक्वेशन होती है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, इस तरीके की होती है। तो ये ऐसा नहीं है यहाँ पर, इसका मतलब ये फॉल्स हो गया। तो इसमें भी क्या हो गया कि पहला वाला तो ट्रू हो गया और दूसरा वाला क्या हो गया? फॉल्स हो गया। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ठीक है। तो इस तरीके से हमने 20 MCQ विद असर्शन रीजन आपको करवा दी, ठीक है। वीडियो अगर समझ में आई हो तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और तो चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में।